तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग डेली बेसिस पे इस चैनल पे क्या करते हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं। जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं हैं दोस्तों, जो घटी हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी दोस्तों, हम लोग उस पर चर्चा करने का काम करते हैं, उस पर हम लोग बात विमर्श करने का काम करते हैं दोस्तों। तो उसी क्रम में या फिर कह सकते हैं उसी संदर्भ में दोस्तों हमारे पास आज कुछ करंट अफेयर्स है, कुछ ऐसी घटनाएं हैं दोस्तों जिस पे हम सभी लोग को बात करना बहुत ज़रूरी है, जिस पे हम सभी लोग को चर्चा करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो उसी संदर्भ में कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है, आप इसको न्यूज़ में देख सकते हैं। इसमें पहली बार कहा गया है कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स टू एंकर द एम्बिशियस AICT नियर हैदराबाद, यानी कि दोस्तों हैदराबाद के आप जाएंगे तो हैदराबाद के बगल में दोस्तों, हैदराबाद के बगल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दोस्तों एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक हब बनाए जाने का तैयारी किया जा रहा है दोस्तों। तो भारत सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ दोस्तों यही जो हैदराबाद के बगल में जो AI सेंटर बनाया जा रहा है दोस्तों, उसको क्या उस जो AI सेंटर जो हैदराबाद के निकट में है उसको एक तरीके से वर्ल्ड वर्ल्ड यानी पूरे विश्व के तौर पर उसे व्यापार के रूप में उसे बढ़ाने के प्रयास के लिए दोस्तों इंडिया द्वारा, तेलंगाना सरकार द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ एक क्या किया गया है, MOU यानी मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता साइन किया गया है दोस्तों, यानी समझौता किया गया है। तेलंगाना गवर्नमेंट है साइंड एन MOU विद द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा एक MOU को साइन किया गया है दोस्तों। एसोसिएशन फॉर किस लिए, इसकी बात करेंगे अगर किस लिए, एसोसिएशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन द प्रपोज्ड AICT। हैदराबाद के बगल में जो AICT बनाया जाएगा दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिटी बनाया जाएगा, उसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने के लिए यानी विश्व के व्यापार से उसको जोड़ने के लिए दोस्तों ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ ये समझौता किया गया है दोस्तों। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला करंट अफेयर से दोस्तों कहा जा रहा है सुमग्य भारत ऐप। जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। सुमग्य भारत ऐप एक ऐप है दोस्तों, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आप इसको देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन एम्पावरमेंट द्वारा इसको लॉन्च करने का काम किया गया है। इसमें होता है क्या दोस्तों, सुमग्य भारत ऐप के द्वारा क्या होता है, 2021 में इसे लॉन्च किया गया था दोस्तों। इसके द्वारा क्या कह सकते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे एल्डरली पीपल हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो दिव्यांग लोग हैं दोस्तों, उनको अगर कोई सरकारी जगह पर जाने में कोई परेशानी होती है या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने में कोई एक तरीके से असुविधाजनक होता है, यानी उनके जो दिव्यांगजन हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं दोस्तों, उनको अगर कोई भी सरकारी एक तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको इस्तेमाल करने में अगर कोई दिक्कत आती है या फिर कोई सरकारी आवास जहाँ जाता है, यानी कोई सरकारी हॉस्पिटल या फिर कोई सरकारी दफ्तर ये सब जगहों पर अगर उन्हें कोई जाने में कोई परेशानी होती है, उनको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे कुछ और सुविधाएं होनी चाहिए जो बुजुर्गों के लिए होनी चाहिए, दिव्यांगजनों के लिए होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे क्या करें सरकारी संस्थानों में आसानी से ये लोग के द्वारा भी सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल किया जा सके या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आसानी से इस्तेमाल किया जा सके दोस्तों। या फिर इनको लगता है कि कोई बिल्डिंग में किसी तरीके का बनावट अच्छी नहीं है, या फिर ऐसा किया है कि कोई सरकारी दफ्तर तो बना है लेकिन वहाँ पे जो एल्डरली पीपल के लिए कोई सुविधा नहीं है, विकलांग लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं बनाया गया है, अलग से कोई सुविधा नहीं दिया गया है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में क्या कहता है कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है दोस्तों, वो एक तरीके से इजाज़त देता है कि दोस्तों कि आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं इस सुगम्य भारत ऐप पर। सरकार उसके जवाबदेही होगा और सरकार उसके प्रति क्या एक्शन लेने का काम करेगा दोस्तों। इसीलिए कहा गया है सुगम्य भारत ऐप इज इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट दोस्तों। इनके द्वारा ये ऐप को लॉन्च किया गया है। ये सुगम्य भारत ऐप का यही इंपॉर्टेंस है दोस्तों, जिसे मैंने बताने का काम किया है। इसे डिज़ाइन क्यों किया है दोस्तों, ये लोगों को मदद करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। डिज़ाइन टू ऐड पीपल विथ जो डिसेबिलिटी हैं, जिनकी जो विकलांग लोग हैं या फिर जो ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, उनको मदद करने के लिए ऐप बनाया गया है। एलॉज यूजर्स टू रिपोर्ट एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम इन पब्लिक, अगर कहीं कोई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सरकारी जगहों के पे जो भी सरकारी संस्थान है, जो भी सरकार के द्वारा पब्लिक यूज़ के लिए जो भी जगह को बनाया गया, अगर वहाँ लगता है कि जो डिसेबल लोग हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको लगता है कि यार ये सही नहीं है, हमारे लिए कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकता है वो लोग के द्वारा सुगम्य भारत ऐप पर रिपोर्टिंग किया जा सकता है। वो लोग शिकायत कर सकते हैं दोस्तों, या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर कोई सरकारी बिल्डिंग हो गया या फिर ट्रांसपोर्टेशन में उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत होता है
या फिर बिल्डिंग में लगता है कि नहीं यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी है, जिसमें बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखा गया, जिसमें विकलांगों का ख्याल नहीं रखा गया, उसके लिए सुविधा नहीं दी गई है दोस्तों, तो ऐसे स्थिति में आप सुगम्य भारत ऐप पर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, सरकार इस पर एक्शन लेगी दोस्तों। इसके बारे में यही कहा गया था। आगे क्या है दोस्तों, अगला न्यूज़ है, अगला इसको देख लेते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि पीएम मोदी, क्या है दोस्तों, पीएम मोदी चेयर्स इन एगुरल गवर्निंग बोर्ड मीटिंग ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इन न्यू दिल्ली। यानी दोस्तों कि पीएम मोदी के द्वारा चेयर्ड किया गया है, यानी कि लीड किया गया है दोस्तों, इनके द्वारा एक तरीके से कह सकते हैं आप नेतृत्व किया गया है गवर्निंग बोर्ड मीटिंग ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन नई दिल्ली में जो दोस्तों जो हमारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का मतलब कि सरकार का एक इंडिपेंडेंट बॉडी है दोस्तों, जिसे 2020 का एजुकेशन के पॉलिसी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया है और 2023 में ही आप कह सकते हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च एक्ट के तहत इसको बनाए जाने का काम किया गया है दोस्तों। तो ये जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है दोस्तों, ये क्या करता है, एक तरीके से जो कॉलेज होते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं या फिर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते हैं, उनके द्वारा जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम किया जाता है दोस्तों, जो रिसर्च उनके द्वारा किया जाते हैं, तो उनके रिसर्च में एक तरीके से कहा जाए तो इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ये फाउंडेशन द्वारा उनको क्या जाता है, फंडिंग किया जाता है दोस्तों। उन विद्यार्थियों को, रिसर्चर्स को, डेवलपर्स को ये लोग फंडिंग देने का काम करते हैं, ये लोग प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, उसको बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसी के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023 में एक एक्ट के तहत इसको पास करके बनाया गया था दोस्तों। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी मीटिंग हुई है नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। इसकी मीटिंग कहा जा रहा है नई दिल्ली में अभी हुआ है दोस्तों, हाल फिलहाल में, कल के दिन में 11 सितंबर को हुआ है। अब कहा जा रहा है कि जो ANRF है दोस्तों, यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिकमेंडेशन यानी सिफारिश पे इसको बनाए जाने का काम किया गया है। इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, इस्टेब्लिश्ड अंडर, ध्यान से देखिएगा, इस्टेब्लिश्ड अंडर द ANRF एक्ट 2023 द फाउंडेशन एम क्या है, टू फंड, टू कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट रिसर्च अक्रॉस इंडियाज यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, जो इंडिया का यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो रिसर्च किए जाते हैं उसको फंडिंग करना, उसको जोड़ना, उसको कोऑर्डिनेट करना और उसको प्रमोट करने का काम किया जाता है दोस्तों। इसमें आगे आइए क्या है इसके बारे में, इसके फंडिंग के बारे में भी एक डेटा लिखा हुआ है दोस्तों, स्पेशल तरीके पे बताए जाने का काम किया गया है। कहा जा रहा है दोस्तों कि विथ टोटल बजट, कहा जा रहा है कि ये जो अनुसंधान रिसर्च जो फाउंडेशन है दोस्तों, इसका टोटल बजट बताया जा रहा है दोस्तों। इसका टोटल बजट अगर बात करें हम, तो इसका टोटल बजट को बताया जा रहा है 50,000 करोड़ का इसको फंडिंग किया जाने का काम करे यानी अगले 5 सालों में दोस्तों। इस जो एक तरीके ANRF को जो बनाया गया है, इसको 50,000 करोड़ की फंडिंग होगी, जिसमें से 14,000 करोड़ जो होगा दोस्तों भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा, यानी केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। बाकी जो पैसे हैं दोस्तों वो फिलैंथ्रोपिस्ट से लिए जाएंगे और इंडस्ट्री वालों से लिए जाएंगे, क्योंकि एक इंडस्ट्री का भी दोस्तों, जितने भी उद्योग चलते हैं इस देश में दोस्तों, इंडस्ट्री का भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए ANRF को भारत सरकार द्वारा इन सभी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं उनके द्वारा भी फंडिंग लिया जाएगा, और जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो यानी कि जो सोशलिस्ट हैं, उनके द्वारा भी एक तरीके से दोस्तों इसमें जो होगा ये फंडिंग को किया जाएगा, ताकि स्कॉलर्स को या फिर जो रिसर्चर्स है, जो R&D करने वाले हैं, उसको एक तरीके से बेनिफिट मिले दोस्तों, उसको फ़ायदा हो दोस्तों। आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। Co-hosted by Ministry of Civil Aviation, Government of India and the International Civil Aviation ICAO। अगला न्यूज़ क्या जा रहा है दोस्तों, उड़यन से लेकर आ रहा है दोस्तों, भारतीय उड़यन मंत्रालय, इसमें हवाई जहाज़ को लेकर की बात की गई है। कहा जा रहा है कि इसका कॉन्फ्रेंस चल रहा है दोस्तों। इंडिया ने आप समझिए, आप इंडिया के द्वारा दोस्तों, इंडिया के द्वारा एशिया और पैसिफिक जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, यानी एशिया के जितने भी देश होते हैं या फिर पैसिफिक ओशियन से यानी पैसिफिक रीजन के जितने भी देश हैं, और एशिया के रिलेटेड ये एशिया में जितने भी देश आते हैं और जो पैसिफिक रीजन में जितने देश आते हैं दोस्तों, इन सभी देशों का जो मिनिस्ट्रियल लेवल का एक कॉन्फ्रेंस हुआ है दोस्तों। ये मिनिस्ट्रियल लेवल का कॉन्फ्रेंस हुआ किस चीज़ पे, सिविल एविएशन पे, यानी नागरिक उड़ान, यानी कि जो आम नागरिकों द्वारा जो हवाई एक तरीके से कह सकते हैं हवाई यात्रा जो किया जाता है दोस्तों,
यानी जहाज़ों पे जो आम लोगों के द्वारा जो जहाज़ों के थ्रू जो चीज़ें सफ़र की जाती है, उनके द्वारा जो सफ़र किया जाता है दोस्तों, तो उसी के बारे में पैसा एशिया से रिलेटेड जितनी भी कंट्री है, या फिर जो पैसिफिक रीजन से रिलेटेड जितने भी कंट्री है, उनके मिनिस्ट्रियल लेवल का एक कॉन्फ्रेंस हुआ है। दूसरा कॉन्फ्रेंस है दोस्तों जो कि इंडिया में हो रहा है, यानी कि भारत मंडप नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। इसका होस्ट पहली बार इंडिया को मिला है दोस्तों। इसके बारे में और क्या कहा गया कि द इवेंट इज होस्टेड बाई इवेंट, इसके बारे में डिटेल समझिएगा। द इवेंट इज को होस्टेड बाई इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAI द्वारा किया जाएगा एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जो कि सिविल एविएशन की बात करता है, नागरिक उड्डयन की बात करता है, यानी कि एक तरीके से जो नागरिक परिवहन है दोस्तों, जो हवा के थ्रू यानी एयर के थ्रू जो नागरिक परिवहन होते हैं, उसको सुगम बनाने के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है और जो इंडिया का जो मिनिस्ट्री है, ये दोनों के बीच में मीटिंग किया जाएगा दोस्तों। ये दोनों के बीच में ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इसका जो पहला मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था एशिया और पैसिफिक रीजन का दोस्तों, वो 2018 में बीजिंग के चाइना में आयोजित किया गया था दोस्तों। और इसमें क्या कहा गया उसमें आइए जानते हैं। इसके अलावा भी इसमें क्या है, द ईयर 2024 क्या कहा जा रहा है दोस्तों। द ईयर 2024 corresponds to 80th एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग ऑफ शिकागो कन्वेंशन। कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो मेन मुद्दा है दोस्तों, ये सबसे इसका जो मेन आप कह सकते हैं जो कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि 1944 में दोस्तों, 1944 में एक एग्रीमेंट हुआ था 54 देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था दोस्तों। ये एग्रीमेंट 1944 में एक तरीके से कह सकते हैं शिकागो अमेरिका में हुआ था दोस्तों, जिसपे पहली बार बात किया गया था कि इंटरनेशनल तौर पे किस तरीके से हवाई जहाज़ों का परिवहन बैलेंस किया जाएगा दोस्तों, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो परिवहन है हवाई जहाज़ों के थ्रू, यानी कि हवा के थ्रू, यानी कि हर एक देश का जहाज़ किस तरीके से कौन देश में जाएगा, उसके क्या नियम कानून होंगे, कौन किसको परमिशन देगा दोस्तों, इसके क्या कानून होंगे, क्या प्रिंसिपल्स होगा, हवाई जहाज़ को एक देश से दूसरे देश जाने में क्या तौर तरीके होंगे दोस्तों, इसके बारे में नियम कानून बनाए जाने का काम किया गया था 1944 में। पहली बार 54 देशों द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने का काम किया गया था दोस्तों। और इस पर 54 देशों द्वारा इस पर साइन किया गया था, जिससे क्या हुआ था दोस्तों, इन जो हवाई यात्राएं होती है इस पर बात किया गया था। और इसके साथ ही इस दिन क्या हुआ था कि एक जो इंटरनेशनल कह सकते हैं आप दोस्तों, इंटरनेशनल जो ICO की बात हमने कहा था कि इसी संगठन इसी एग्रीमेंट के थ्रू दोस्तों, ये जो ICO है ना, आप देख रहे हैं ना इंटरनेशनल, इसे आप देख रहे हैं ना इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पे जो एक तरीके से कह सकते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का संगठन एक तरीके से शुरुआत की गई थी 1944 में इसी एग्रीमेंट के थ्रू दोस्तों। तो इसी के बारे में कहा गया है कि इसी को यानी कि इंटरनेशनल जो एक तरीके से इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का जो सिविल मिनिस्ट्री है सिविल एविएशन से रिलेटेड, ये दोनों के बीच में मीटिंग किया जा रहा है दोस्तों। और आगे क्या कहा गया है कि दिस लैंडमार्क एग्रीमेंट, उससे रिलेटेड ही बातें हो गया, उससे रिलेटेड ही एक तरीके से घटनाएं होगी दोस्तों। इस पर ही चर्चा किया जाएगा कि जो हवाई यात्राएं हो रही है, यानी कि जो भारत का जो हवाई यात्राएं जो विदेश जाता है और विदेश से जो भारत आता है दोस्तों, इस हवाई यात्राओं को किस ढंग से बेहतर ढंग से इसे एक तरीके से और बेहतर तरीके से इसे बनाए जाने का काम किया जा सके, या फिर और इसे सुलभ तरीके से और इसे बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जाए दोस्तों। या फिर इस पर कोई समस्याएं हैं तो इस पर क्या समस्याएं हैं उसको कैसे डील किया जाएगा दोस्तों, यही सारी बातों को लेकर मीटिंग हुई है दोस्तों। दिस लैंडमार्क, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ कहा जा रहा है कि दोस्तों दिस लैंडमार्क एग्रीमेंट इस्टेब्लिश द कोर प्रिंसिपल्स फॉर मीटिंग, इसकी बात मैंने कर चुका हूँ दोस्तों। आगे क्या कहा गया है, अगला जो करंट अफेयर्स निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है कि PM मोदी द्वारा ग्रेटर नोएडा में एक सेमीकंडक्टर के लिए दोस्तों, सेमीकंडक्टर एक जिसका नाम दिया है सेमीकॉन इंडिया के रूप में इनॉग्रेट करने का काम किया है दोस्तों। यानी कि सेमीकंडक्टर फील्ड में सेमीकॉन इंडिया एक कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड सेमीकॉन इंडिया एक्सपो मार्ट इन ग्रेटर नोएडा, द थीम शेपिंग सेमीकंडक्टर फ्यूचर, द
एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया है दोस्तों, जिसको कहा गया है सेमीकॉन इंडिया। सेमीकॉन इंडिया एक कार्यक्रम था, एक प्रोग्राम था दोस्तों, जो 2024 में ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में ये जगह है दोस्तों, 11 सितंबर को इसे लॉन्च किया, 11 सितंबर को इसे कंडक्ट किया गया था। इंडिया एक्सपो मार्ट में इसे कंडक्ट करने का काम किया गया था, जो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। इस जगह पर सेमीकॉन इंडिया ये जो प्रोग्राम था दोस्तों, इसको एक तरीके से संबोधित करने का काम किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों। और ये सेमीकॉन जो नहीं जानते हैं दोस्तों, उसकी मैं बात बता देता हूँ। यहाँ पे जो सेमीकॉन की जो बात की गई है दोस्तों, ये मुख्यतः सेमी कंडक्टर से रिलेटेड है। सेमी कंडक्टर मैंने आपसे पहले भी बात कर चुका था, पिछले सेशन में भी, कि ये जो मेटल होते हैं 3 प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है कंडक्टर होता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ी से पास होता है। एक होता है सेमी कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल वे में पास होता है। एक होता है इंसुलेटर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होता दोस्तों। तो जो सेमी कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर में जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कंट्रोल वे में पास किया जाता है। कंट्रोल वे में आप उससे मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे क्या होता है दोस्तों, चिप्स बनाए जाते हैं, बैटरीज बनाया जाता है। मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों, जो सेमीकंडक्टर से बने हुए होते हैं दोस्तों, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर के फील्ड में भारत को डेवलप करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे भारत को और विकसित करने के लिए, भारत को और बेहतर बनाने के प्रयासों के लिए इस तरीके का प्रोग्राम को दोस्तों जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनोग्रेट किया गया है ग्रेटर नोएडा में दोस्तों। इसका थीम क्या था दोस्तों, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इसका था कि सेमीकंडक्टर के भविष्य को और हम बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, मेन थीम था दोस्तों। ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ था दोस्तों, मेनली एक कॉन्फ्रेंस था, एक तरीके से कह सकते हैं 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था, 11 से 13 सितंबर के बीच में चला दोस्तों, जिसमें कहा गया कि इंडिया सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी बिल इन विजन मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर सेमीकंडक्टर, यानी कि इंडिया को सेमीकंडक्टर के फील्ड में एक तरीके से ग्लोबल हब के रूप में तैयार करने का बात चल रहा है दोस्तों। ये कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था, ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस जिसमें चला था दोस्तों। अब आगे आइए बात करते हैं। कहा जा रहा है इंडिया टू ऑर्गेनाइज फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस करने का इजाज़त दी गई है, इंडिया को मौका मिला है दोस्तों। क्या है, इस पर एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। इंडिया टू ऑर्गेनाइज फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, यानी कि फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने के लिए इंडिया को मौका दिया गया है। द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस यानी ICA और जनरल असेंबली एंड द ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 इज शेड्यूल टू टेक प्लेस फ्रॉम द नवंबर 25 टू नवंबर 30, यानी 5 दिनों का ये कॉन्फ्रेंस चलेगा दोस्तों एट भारत मंडप प्रगति मैदान न्यू दिल्ली का प्रगति मैदान के भारत मंडप में ये जो कॉन्फ्रेंस चलेगा, पूरे 5 दिन चलेगा दोस्तों, जिसमें जो क्या है फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस होगा दोस्तों। इट विल बी होस्टेड बाय इंडिया फर्स्ट टाइम, यानी 130 सालों में पहली बार इंडिया को ये मौका मिला है होस्ट करने के लिए। थीम क्या है कि कोऑपरेटिव बिल्ड प्रोस्पेरिटी टू ऑल, यानी कि एक तरीके की सहकारिता ही सभी लोगों की ज़िंदगी में समृद्धि लाता है। कहने का मतलब है, अगर सब लोग मिलकर काम करते हैं, सब लोग विचार विमर्श कर काम करते हैं, सब लोग का सहयोग से काम करते हैं, एक टीम वर्क के रूप में अगर दुनिया काम करती है दोस्तों, तो चीज़ें बेहतर होने का आशंका रहता है, चीज़ें बेहतर होने का चांस रहता है दोस्तों। तो इसका यही मेन जो ऑब्जेक्टिव है यही है कि कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया को हम मिलकर काम करेंगे, एक साथ मिलकर काम किया जाएगा। जो भी जहाँ भी ज़रूरी मुद्दे होंगे, जहाँ भी ज़रूरी समस्याएं होंगी, जहाँ भी कोई जो ज़रूरत होगा दोस्तों, उसके हिसाब से हर एक देश का, दुनिया का हर एक देश का कोऑपरेशन के साथ काम किया जाएगा दोस्तों। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का यही है दोस्तों। द कॉन्फ्रेंस विल आल्सो मार्क द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, और इसी कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि ऑफिशियल लॉन्च किया जाएगा UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 को भी यहाँ लॉन्च करने का काम किया जाएगा दोस्तों। आगे क्या कहा गया है, इस पर भी एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि अमित शाह द्वारा, आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं, ये हमारे होम मिनिस्टर हैं अभी फिलहाल, होम मिनिस्टर एंड सहकारिता मंत्री हैं दोस्तों हमारे देश के। अमित शाह एड्रेस I4C का मतलब ये हो गया, I4C को आप ऐसे कह सकते हैं, एक I है, 4C 1 2 3 और 4, इसकी बात की जा रही है दोस्तों। तो अमित शाह एड्रेसेस I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर फर्स्ट फाउंडेशन डे, यानी कि दोस्तों एक तरीके से कहा जा रहा है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन का इनॉग्रेशन किया गया है, उसको एक तरीके से लॉन्च किया गया है दोस्तों, उससे बनाने का प्रयास किया गया है
सरकार इस पर कुछ अहम फैसले लेने का प्रयास कर रही है दोस्तों, जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है या फिर साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है दोस्तों, जिस पर सरकार की कुछ पहल है, कुछ पहलू है दोस्तों, उनके द्वारा कुछ शुरुआत की गई है, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो इसी के उपलक्ष्य में न्यू दिल्ली में 10 सितंबर को इसे एड्रेस करने का काम किया जा रहा था दोस्तों मीडिया को। द I4C वाज इस्टेब्लिश इन अक्टूबर 2018 में I4C को इस्टेब्लिश करने का काम किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दोस्तों। I4C का मतलब वही हुआ दोस्तों कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, आप इसको देख सकते हैं आप इस तरीके से, यही इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। और इसके बारे में क्या क्या कहा गया उस पर भी एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसे 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर इसको लॉन्च करने का काम किया गया था, इस्टेब्लिश करने का काम किया गया था दोस्तों। आगे क्या कहा गया इस पर एक नज़र डालते हैं। इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों जो I4C के अंदर इसको कंडक्ट किया गया, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, एक तरीके से पहल किया गया है दोस्तों, उस पर भी एक नज़र डालेंगे। अमित शाह एल्सो लॉन्च्ड की इनिशिएटिव्स, इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव्स है दोस्तों फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्राइम, यानी साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, साइबर क्राइम को कैसे डील किया जाए, किस लेवल पे डील किया जाए दोस्तों, इनके लिए एक तरीके से कह सकते हैं अमित शाह जी द्वारा 4 स्टेप्स यानी 4 बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया है दोस्तों, जिससे साइबर क्राइम से बचने का उपाय किया जा सकता है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लिस्ट में पहला आता है दोस्तों साइबर जो फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर है, उसको खोला गया है। अब इसके तहत क्या होता है दोस्तों, इस पर भी एक नज़र। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन दोस्तों, यानी कि जितने भी एक तरीके से कहा जा रहा है, जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप के तहत आप कह सकते हैं दोस्तों कि जो साइबर क्राइम होता है उसे कम करने का प्रयास किया जा सकता है दोस्तों। मिटिगेशन सेंटर का मतलब यही हुआ, साइबर मिटिगेशन सेंटर मतलब साइबर क्राइम को कम करने का प्रयास किया जाना। दूसरा जो इसका एक तरीके से पहल है दोस्तों वो ये है कि वेब बेस्ड मॉड्यूल समन्वय तैयार करना है दोस्तों, यानी कि ऑनलाइन तरीके से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जहां पर जो एक तरीके से साइबर क्राइम को निपटने के लिए उसके बहुत सारे पहलू पे काम करना है दोस्तों, यानी वेब बेस्ड मॉड्यूल समन्वय तैयार करना है, वेब बेस्ड मॉड्यूल समन्वय को तैयार करना है दोस्तों। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है फॉर साइबर क्राइम डेटा रिपोजिटरी, जहाँ पर एक वैसा प्लेटफॉर्म एक वैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे साइबर क्राइम से रिलेटेड सारे डेटा को स्टोर किया जाता हो, जहाँ पे सारे डेटा को शेयर किया जाता हो, और जहाँ पे सारे डेटा को एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कि मैपिंग किया जाता हो दोस्तों, एंड एनालिटिक्स उसकी एनालिसिस किया जाता हो कि कहाँ से कौन से जगह से क्या क्राइम, किसके प्रति क्या क्राइम है, ये सारा इन्फॉर्मेशन दोस्तों एक तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तैयार करना है दोस्तों। एज वेल एज अ कोऑर्डिनेशन टूल फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के लिए, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं उनके लिए भी एक कोऑर्डिनेशन टूल पर काम करना, उनके लिए भी एक कोऑर्डिनेशन टूल तैयार करना दोस्तों, इनका मेन मोटिव है। ये वेब बेस्ड जो मॉड्यूल समन्वय है उसका यही है। तीसरा आता है दोस्तों साइबर कमांडो प्रोग्राम। अब इसके तहत क्या किया जाए, यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, जो तीसरा पॉइंट है, कहा जा रहा है दोस्तों कि साइबर कमांडो प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत क्या कह सकते हैं आप, साइबर कमांडो प्रोग्राम कहने का मतलब होता है इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, इस्टेब्लिशिंग अ विंग, एक विंग का मतलब एक कमेटी बनाया जाएगा, एक आर्मियों का या फिर ट्रेंड लोगों का जो एक्सपर्ट होते हैं दोस्तों, एक्सपर्ट लोगों का एक टीम तैयार किया जाएगा, ट्रेंड स्पेशलिस्ट लोग का, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि CBI स्टेट पुलिस हो गया दोस्तों, यूनियन टेरिटरी का पुलिस हो गया, या फिर जो सेंट्रल पुलिस होता है जो CBI हो गया, IB हो गया दोस्तों, वैसे लोगों में एक्सपर्ट लोगों का एक टीम बनाया जाएगा जो कि साइबर क्राइम से डील कर सके दोस्तों। उनके लिए एक तरीके से ये एक होगा साइबर कमांडो प्रोग्राम तैयार किया जाएगा दोस्तों। चौथा जो इस पर निकल कर आता है सस्पेक्ट रजिस्ट्री बेस्ड ऑन द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इन कोलैबोरेटिंग विथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के बारे में बात की जाएगा, यानी कि जो बैंक से रिलेटेड जो साइबर क्राइम होते हैं या फिर जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जितने भी होते हैं जो पेमेंट में एक तरीके से जो मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं दोस्तों, उनके द्वारा उनके साथ एक तरीके से कोऑपरेशन करने का काम किया जाएगा, उनके साथ मिलकर काम करने का काम किया जाएगा दोस्तों, ताकि एक तरीके से जो साइबर क्राइम होता है, जो धोखाधड़ी होता है दोस्तों, उससे लोगों को राहत मिल सके, उससे लोगों को बचाव किया जा सके दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आपको उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी। बाकी बातें हम अगले लेसन में करेंगे। तब तक हमारे जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।